Hi everyone, welcome to Akash Chemistry. In previous lecture we have discussed about that introduction part of the heterocyclic chemistry and then the nomenclature, their classification and the numbering system. तो आज लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पास फाइव मेंबर heterocyclic compounds, 5-membered heterocyclic compounds, 5-membered heterocyclic compounds जैसे for example this kind of structure, this is pyrrole, this is a pyrrole and another one 5-membered ring structure जो हम डिस्कस करेंगे that is furan, this is furan and the next one, the third one is this is known as a thiophene. दिस इज थायोफिन. तो ये तीनों के बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, इनकी केमिकल रिएक्टिविटीज़, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी रिएक्शंस, सब कुछ हम इनको डिस्कस करने वाले हैं इस अपकमिंग लेक्चर्स में. तो अब पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. जो 5-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास, जैसे पायरोल. अब पायरोल को हम अगर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखना हो, दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो कितनी कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4 कार्बन्स, तो ये बन जाएगा C4. और हाइड्रोजन्स कितने हैं, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स तो कार्बन के साथ अटैच है प्लस 1 हाइड्रोजन विच इज अटैच विद नाइट्रोजन. सो टोटल हाइड्रोजन्स आर 5 and then nitrogen. This is the molecular formula for pyrrole and this is for furan. There is total 1 2 3 4 carbons and 4 hydrogens and then oxygen. And similarly for thiophene, counting the carbons, 1 2 3 4 C4 and then H4 and then sulfur. This is the molecular formulas for these three 5-membered heterocyclic compounds. अब हम पहले ना, मैं आपको सबसे पहले इसको डिस्कस करवाता हूँ कि इनकी एरोमेटिसिटी कैसे है ना. सबसे पहले हम इसकी एरोमेटिसिटी के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, कौन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है और इनके एरोमेटिक होने का रीज़न क्या है. सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड एरोमेटिक, किन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक बोलेंगे, है ना. ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक बोलते हैं. तो एरोमेटिक के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं, है ना. एरोमेटिक के लिए सबसे पहले हमारे पास सबसे नंबर 1 पे है कि वो फॉर्म हमारे पास साइक्लिक होना चाहिए. जिस भी कंपाउंड की हम एरोमेटिसिटी देख रहे हैं कि वेदर वो एरोमेटिक है या नहीं है, तो सबसे पहली कंडीशन कि वो साइक्लिक फॉर्म होनी चाहिए. सेकंड हमारे पास क्या है कि उसके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, है ना. तो ये हमारे पास है, एक हमारे पास बन जाएगा कि वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए. और थर्ड वन हमारे पास जो कंडीशन जो हमारे पास सेटिस्फाइड होनी चाहिए उस कंपाउंड से, वो होती है प्लेनरिटी, है ना. प्लेनर मतलब उसके अंदर वो स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए. और प्लेनर कौन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले. sp2 हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले क्या होते हैं, मोस्टली हमारे पास ट्रिगोनल प्लेनर, जिनको हम अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं. तो ऐसे ही इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल देंगे कि वो प्लेनरिटी के लिए हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चाहिए. फोर्थ हमारे पास जो कंडीशन है, दे वेरी इंपॉर्टेंट, हक्कल्स रूल. ठीक है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, हक्कल्स रूल को फॉलो करते हुए होने चाहिए. हक्कल्स रूल क्या होता है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके अंदर. 4n+2 के अंदर कौन कौन से कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इंक्लूड हो सकते हैं. देखो अगर हम n की वैल्यू को पुट करते हैं, जस्ट वेट, मैं इसको साइड में लिखता हूँ. अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, है ना, n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 1 + 2 6, है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. और अगर हम n की जगह पे 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 4 2 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो ये आगे ऐसे हमारे पास आते चले जाएंगे. अगर हम 1 2 0 से स्टार्ट हो जाएंगे n की वैल्यू को पुट करना और अप टू सो ऑन करते जाएंगे. आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, 2 के बाद 4 नहीं आ रहा. मतलब अगर हम इवन नंबर्स की बात करते हैं, जैसे 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद फिर अगला नेक्स्ट इवन नंबर हमारे पास 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है. तो यहाँ पे हमारे पास जो इवन नंबर्स हैं
अगर किसी सिस्टम में ऑल्टरनेट इवन नंबर्स हैं, ऑल्टरनेट है ना, जैसे पहले हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 के बाद 4 नहीं है, फिर उसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फिर 6 के बाद 8 नहीं है, 10 है, ऐसे ही 10 के बाद 12 नहीं होगा, तो 12 के बाद क्या होगा हमारे पास 14, तो 10 के बाद सीधा हमारे पास आ जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। जिन सिस्टम में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आगे 14 के बाद हमारे पास 16 नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 18 वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑल्टरनेट इवन नंबर्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहे होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर की। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइरोल, ऊपर स्ट्रक्चर्स मैंने बना रखे हैं पाइरोल, और इस साइड मैं लिख देता हूँ फ्यूरैन, और इस साइड मैं लिख देता हूँ थायोफीन। तो इनकी एरोमेटिसिटी देखते हैं कि क्या ये, सबसे पहली बात, क्या ये तीनों साइक्लिक हैं। जैसे पाइरोल भी साइक्लिक है, फ्यूरैन भी साइक्लिक है, थायोफीन भी हमारे पास क्या है, साइक्लिक है। आगे हम बात करते हैं क्या इनमें कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं, मतलब इनमें ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे तो इनके अंदर कॉन्जुगेशन आ जाएगी। मैं आपको कॉन्जुगेशन अभी डिटेल में समझाऊंगा इसके अंदर, तो वहीं से हम एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट को लेके आएंगे, सीखेंगे एक टर्म। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कॉन्जुगेटेड, यस ये सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैं, तीनों कॉन्जुगेटेड हैं। प्लेनर, यस सभी की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये मैं आपको अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में समझ में आ जाएगा। हक्कल्स रूल, क्या ये हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, देखो यस ये हक्कल्स रूल को भी फॉलो करते हैं हमारे पास, तीनों हक्कल्स रूल को भी हमारे पास क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि तीनों ही हमारे पास क्या है, ऑल दीज थ्री आर all these three are aromatic, एरोमेटिक, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे पास क्या है, एरोमेटिक हैं, तीनों ही हमारे पास एरोमेटिक हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हमारे पास, अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा इसको एरोमेटिसिटी को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, जैसे कि देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये हमारे पास है पायरोल। पहले पायरोल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये मेरे पास पायरोल का स्ट्रक्चर है। अब इस पायरोल के स्ट्रक्चर में अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो हम देखेंगे 1 2 3 4, इसके अंदर तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना। तो आपने अभी बोला कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 पाई होने चाहिए, 10 पाई होने चाहिए, 4 पाई तो नहीं होने चाहिए। अगर 4 पाई हुए तो फिर एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, है ना। हमने अभी ये कंसेप्ट सीखा कि एरोमेटिक होने के लिए 2 या 6 या 10 होने चाहिए, पर आपने यहाँ पे तो 4 पाई आ रहे हैं। फिर ये एरोमेटिक कैसे हुआ, फिर ये एरोमेटिक कैसे हुआ, देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की जो लॉन पेयर्स हैं, नाइट्रोजन के लॉन पेयर्स हैं, ये भी हमारे पास इसके अंदर इस कॉन्जुगेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरीके से कॉन्जुगेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिस कारण हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो थे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें कौन से गिनने पड़ेंगे, नाइट्रोजन के लॉन पेयर के गिनने पड़ेंगे, जिस कारण हमारे पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं फ्यूरैन के केस की बात करूं तो फ्यूरैन में भी ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे भी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड्स के हो गए, और 2 हमने ये ऑक्सीजन के लोन पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं वो भी गिनने हैं। सिमिलरली अगर आप थायोफीन की बात करते हो, ये देखो थायोफीन में भी सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे इस कॉन्जुगेशन में, इस रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बना देंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना देंगे। इस करके ये भी एरोमेटिक होगा। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन होगा। तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होने के लिए हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ई एन का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है, अगर मैं इन तीनों को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, पायरोल का, फ्यूरैन का और थायोफीन का, अगर आपने देखा तीनों में अलग अलग हेटेरोएटम है, एक में नाइट्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है, एक में सल्फर है, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर नाइट्रोजन की होएगी, फिर सल्फर की होएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, मतलब मेरे कहने का ये है कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन में तो जाएंगे, देखो तीनों के जा रहे हैं कॉन्जुगेशन के, तो नाइट्रोजन उसके भी जा रहे हैं, पायरोल में भी जा रहे हैं, फ्यूरैन में भी जा रहे हैं, थायोफीन में भी जा रहे हैं। बट द थिंग इज सबसे ज़्यादा अमाउंट में किस में जा रहे हैं, अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा, देखो कौन से अमाउंट, कौन सा किस में जाएगा, जो हमारे पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा,
है ना। अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उस केस में हमारे पास वो लोन पेयर जल्दी से हमारे पास कैसे चले जाएंगे, कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा वो अपने लोन पेयर इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, नहीं देना चाहेगा वो रिंग में। इसका मतलब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा होल्ड करके रखेगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन भी होल्ड करके, सल्फर सबसे कम रखेगा। तो इसका मतलब जो अगर मैं एरोमेटिक कैरेक्टर देखूं, अगर मैं इनका एरोमेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करूं तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर किस में होगा, थायोफीन में। ठीक है, तो थायोफीन में सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पाइरोल, फिर सबसे कम होगा फ्यूरान में। देखो एरोमेटिक तीनों हैं, एरोमेटिक जो कंडीशंस जो ऊपर हमें 4 कंडीशंस मैंने बताई वो तीनों फुलफिल कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा एरोमेटिक थायोफीन है बिकॉज में सल्फर है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से कॉन्जुगेशन में दे देगा, इस रिंग में दे देगा और हमारे पास वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देखो जो जितनी जल्दी ये, क्योंकि इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही वो एरोमेटिक आ रहा है ना, इन्हीं ये जो इनके ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं इनकी वजह से ही हमारे पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एंटी एरोमेटिक होता है ना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये लोन पेयर्स ही हैं जो इनको एरोमेटिक बना रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूं, ठीक है, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर सबसे लीस्ट होते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो आप सोच रहे हो एंटी एरोमेटिक तो नॉन एरोमेटिक से भी लीस्ट स्टेबल होते हैं, मतलब बहुत कम स्टेबल होते हैं हमारे पास। तो ये नेचर ने क्या करा है, देखो हर कोई इस यूनिवर्स में स्टेबिलिटी चाहता है ना, हर कोई कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करने की भाग में लगा हुआ है, दौड़ में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं पायरोल, फ्यूरैन और थायोफीन, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को स्टेबल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो लोन पेयर्स हैं ये कॉन्जुगेशन में देके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करवा के अपने आप को एरोमेटिक बना रहे हैं। देखो अदरवाइज अगर ये ना करते ऐसा तो ये एंटी एरोमेटिक होता, और एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होते, तो ये कंपाउंड कभी स्टेबल ना बनते। अगर ये एग्जिस्टेंस है तो इनकी स्टेबिलिटी है। तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो स्टेबिलिटी में हमारे पास एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल है। डेट्स वाई ये लोन पेयर्स हमारे पास कॉन्जुगेशन में जाके अपन इनको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप देखो ये थी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये एनएमआर भी इस चीज़ को प्रूव करता है कि कौन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है। थायोफीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, फिर पायरोल आएगा, फिर फ्यूरैन सबसे कम आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्यूरैन में होती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन होती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो अपने लोन पेयर को इतनी आसानी से कॉन्जुगेशन में नहीं देगी। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब देखो, अब हमने जब इसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर को समझना है, हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर को 1 बाय 1 समझेंगे। बस याद रखना इन तीनों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तीनों में सेम केस है, बट एक मैं आपको थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस बताऊंगा, बस उसको अंडरस्टैंड कर लेना। देखो क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ में, देखो हमारे पास ये तीनों स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं। अब तीनों स्ट्रक्चर्स आने के बाद अब हम लोग साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ नई फाइंड आउट होती है, जैसे कोई नई रिसर्च होती है, तो नई रिसर्च होने पे हमें पता है कि कंपाउंड ऐसा है और ये एरोमेटिक है, क्योंकि ये एनएमआर ने भी शो कर दिया है इस चीज़ को। एनएमआर डाटा से हमें पता लगता है कि ये एरोमेटिक कैरेक्टर है इनके अंदर, और सबसे ज़्यादा थायोफीन जो है वो एरोमेटिक है। इसका मतलब है कि ये जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तो एनएमआर ने भी प्रूफ करा है इस चीज़ को। अगर ये एनएमआर ने प्रूफ कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि जब साइंटिस्ट लोगों ने आके इनकी थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है, जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास कंपाउंड आ जाता है तो हम उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअल में कैसे इनकी बॉन्डिंग हुई होगी, कैसे इनकी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ना, एक्चुअल में थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक्चुअल में होता थोड़ी है कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें जैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हो गए, ये हाइब्रिडेशन, ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, हमारी इस बॉन्डिंग को, जो कंपाउंड हमें मिला है, नई रिसर्च हुई है, हमने उसको स्टडी करा, स्टडी करने के बाद हमने क्या करना है, जस्ट उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है।
और ये बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जस्ट एक एक पैरामीटर्स हैं, एक एक चीज़ें हैं जिनको हम एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करती हैं ये हमारे पास इनकी बॉन्डिंग को। तो मैं फिर एक बार बताता हूँ, चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, स्टेबलाइजेशन हमारे पास हो चुकी है पायरोल की, फ्यूरैन और थायोफिन आपने देख लिया। अब हम जब इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर देखेंगे तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर को। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पायरोल, पहले हम पायरोल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर अगर मैं पायरोल की, आपको पता है पायरोल का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा था, पायरोल का स्ट्रक्चर हमारे पास था इस तरीके से, है ना। अगर मैं पायरोल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूं तो आपने पायरोल के स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखो, इसके अंदर कार्बन भी है और साथ में है नाइट्रोजन, दो चीज़ें हैं हमारे पास। देखो 4 कार्बन्स हैं और एक नाइट्रोजन, हम दोनों की हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे, ठीक है, हम दोनों की हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। पहली बात, आपको पता है जब हम केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर सिर्फ हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करने वाली सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है लोन पेयर्स, ठीक है। हमारे पास ये पाई बॉन्ड्स जो होते हैं, ये पाई बॉन्ड्स ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और इनके कारण हम ज्योमेट्रीज भी एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं, इनको मैं अभी फ़िलहाल के लिए नहीं बना रहा, मैं एक नया स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं पाई बॉन्ड्स नहीं बना रहा, ठीक है। वैसे पाई बॉन्ड्स तो हैं पर मैं आपको बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात की तरफ। यहाँ पे हमारे आपने देखा हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, या हर एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है और एक कार्बन हमारे पास कहाँ जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कार्बन है, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन का, हमें पता है कि क्या होती है हमारे पास 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या होती है 1s2 2s2 2p2, है ना, ये कार्बन की होती है। अगर मैं वैलेंस शेल की बात करूँ, ये हमारे पास क्या है वैलेंस शेल, ठीक है। अगर मैं वैलेंस शेल की बात करूँ तो ये मेरे पास 2s का ऑर्बिटल है और ये मेरे पास किसका ऑर्बिटल है, 2p का ऑर्बिटल है। तो ये मेरे पास 2p और ये मेरे पास हो गया 2s। 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। आपने देखा कि हर एक कार्बन नेक्स्ट वाली कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा। ये वाले जो साइड में जो कार्बन्स हैं, इन कार्बन्स को हम अल्फा पोजीशन भी बोल सकते हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन देखें तो ये जो 2 कार्बन्स हैं ये अल्फा पोजीशन पे हैं और ये कार्बन्स हमारे पास बीटा पोजीशन पे हैं। ये अल्फा और बीटा नाम भी इनको दे सकते हैं, है ना। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये जो 2s2 और 2p2 की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ में 2s और 2p, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन, यहाँ ये जो 2s और 2p में जो गैप होता है इन केस ऑफ कार्बन, ये बहुत स्मॉल गैप होता है ना। इनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है 2s और 2p में बहुत स्मॉल गैप होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको याद रखना है कि 2s 2p में हमारे पास गैप बहुत स्मॉल होता है इन केस ऑफ कार्बन। तभी जो कार्बन जो होता है उसके अंदर हो जाती है एक्साइटेशन, क्या हो जाएगी उसके अंदर हो जाएगी हमारे पास एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन कैसे हो जाएगी देखेंगे, अगर इसके अंदर हो जाती है हमारे पास एक्साइटेशन, तो एक्साइटेड स्टेट में अगर ये कार्बन थी हमारे पास ग्राउंड स्टेट, ऐसे ही कार्बन जब मैं एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊंगा तो मेरे पास 2s का ऑर्बिटल बन जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 2p का, और एक्साइटेड होके ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास चला जाएगा यहाँ से यहाँ, है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ऐसे, और इसकी वैलेंसी जो हो गई वो 4 वैलेंसी होगी, यानी कि कार्बन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, टेट्रा वेलेंट, इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है। यानी कि इसकी टेट्रा वैलेंसी का मतलब है इसकी कोवैलेंसी जो होगी, कोवैलेंसी मतलब होता है कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है उसको कोवैलेंसी बोलते हैं, और ये कितने बना सकता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो अब देखो हर एक कार्बन के साथ एक कार्बन है, हर एक कार्बन के साथ लेट अस सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक, जैसे बीटा वाले, अगर मैं बीटा वाले कार्बन्स की बात करूं, इस केस में अगर मैं बीटा वाले कार्बन्स की बात करूं तो उन बीटा कार्बन्स के साथ नाइट्रोजन नहीं है, नेक्स्ट कार्बन ही अटैच्ड है,
है ना। जैसे अगर मैं इस बीटा की बात करूं तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ऐसे ही। लेकिन अगर मैं इस ब्लू वाले कार्बन की बात करूं तो इसका एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप यहाँ पे नाइट्रोजन यानी कि इस जगह पे कार्बन भी आ सकता है या नाइट्रोजन भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है आप अल्फा कार्बन की बात कर रहे हो या बीटा कार्बन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने तीन चीज़ें बना दी, एक हाइड्रोजन अटैच कर दी, एक कार्बन अटैच कर दिया और थर्ड पे हम कार्बन भी अटैच कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी अटैच कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। और ये जो लास्ट वाला है ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड बच जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये तीनों आपस में हाइब्रिडाइज्ड बन जाएंगे। आपको पता है ये एस ऑर्बिटल था, ये पी ऑर्बिटल से, तो ये नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। देखो ये नए ऑर्बिटल हमेशा क्या होती है, एस पी मिक्सिंग हुई है ना इसके अंदर, एक एस और दो पी मिक्स हो गए, तो एस पी मिक्सिंग। जैसे अब यहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन आ गया, एक कार्बन आ सकता है और इसमें भी एक कार्बन या नाइट्रोजन कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे हो गई एस पी मिक्सिंग। और जब एस पी मिक्सिंग हुई, एक एस और दो पी मिक्स हुए, तो हमारे पास तीन एस पी है ना। यहाँ पे क्या बन गया, ये भी एस पी टू हाइब्रिडाइज बन गया, ये भी एस पी टू हाइब्रिडाइज बन गया और ये भी एस पी टू हाइब्रिडाइज बन गया। तो टोटल हमारे पास तीन एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है, जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। याद रखना, तीन ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, एक एस हुआ है, दो पी हुए हैं, तो अगर एक एस हुआ है, दो पी हुए हैं, तो टोटल तीन ऑर्बिटल्स हो गए, तो तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट वाले पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। ये वाला जो पी ऑर्बिटल बच गया, ठीक है, अब मैं इस पी ऑर्बिटल की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो पी ऑर्बिटल मेरे पास बच गया, इसको हम लोग बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, क्या बोलेंगे इसको, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। ठीक है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि ये हमारे पास एज सच एक पेयर की इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बच गया, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बच गया। तो इसको अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, मतलब इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये हमने बात करी कार्बन की। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि नाइट्रोजन पे कैसे हाइब्रिडेशन हो रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो वहाँ पे बन जाता है 1s2 2s2 और यहाँ पे बन जाता है हमारे पास 2p3। आपको पता है ये हाफ फिल्ड है ना। नाइट्रोजन जो होता है हाफ फिल्ड होता है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी माना जाता है। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये 2p हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल है। अगर मैं नाइट्रोजन को ग्राउंड स्टेट में कंसिडर करूं तो मेरे पास देखना कैसे होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, देखते हैं। 2p और यहाँ पे आएगा 2s, 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2p में हमारे पास कितने हो जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सिंगल सिंगल, इस तरीके से फीलिंग हो जाएगी। अब आप देखोगे नाइट्रोजन में ये 2s और 2p है हमारे पास, है ना। नाइट्रोजन में 2s और 2p है। वैसे तो क्या होना चाहिए कि हमारे पास ये एक्साइटेशन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, मतलब अब अगर आप देखोगे इसके पास कौन सा कोई 3D आगे 2D ऑर्बिटल तो कभी होता ही नहीं है, 2D ऑर्बिटल तो होता ही नहीं इसके पास, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो अब बात करते हैं क्या ये एक्साइट करेगा, क्या ऐसे एक्साइट कर सकता है ये। वैसे तो नॉर्मली केमिकल बॉन्डिंग में हम देखते हैं कि ये ऐसे एक्साइट नहीं करता, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में जब हम अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे देखते हैं कि वहाँ पे तो ये एक्साइटेशन नहीं होती इसकी, क्योंकि वो पहले से इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में है और 2s से इलेक्ट्रॉन ऐसे p में जंप करना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन यहाँ पे रीज़न मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि हमारे पास कंपाउंड आ चुके हैं, पायरोल हमारे पास आ चुका है, हमने उसकी बॉन्डिंग को करना है एक्सप्लेन। ठीक है, हमें पता है कि पायरोल जो है वो एरोमेटिक है, वो स्टेबल है। जब तक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में रहेगा, हमेशा एक बात याद रखना, जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एस ऑर्बिटल में पेयर की फॉर्म में ऐसे रहते हैं, वो कभी भी हमारे पास डोनेट नहीं हो सकते, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होता है। एस ऑर्बिटल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, तो अगर ये मेरे पास 2s ऑर्बिटल है तो ये 2s ऑर्बिटल बहुत क्लोज होगा न्यूक्लियस के। अगर यहाँ पे मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स वेरी मच अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेंगे। अगर ये मेरे पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेंगे तो इसका मतलब ये लोन पेयर कभी डोनेट हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, डोनेट ही नहीं हो सकते, हम इसको डोनेट ही नहीं कर सकते। यानी कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एस ऑर्बिटल में रहेंगे, ये रिंग में एरोमेटिसिटी ला ही नहीं सकते, है ना, नहीं लेके आ सकते एरोमेटिसिटी।
तो यहाँ पे क्या करना, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से मैं पी में भेज दूँ और पी में जाके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाए, एक पेयर बन जाए, है ना, और वैसे भी पी में जाके पेयर ही बनेगा, यहाँ पे कौन सा कोई पी वेकेंट है, पी में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही सिंगल सिंगल फील्ड है। तो इसका मतलब है कि जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करवाऊंगा तो यहाँ पे पेयर बन जाएगा, पेयर बन जाएगा इस तरीके से। अब समझ आया कि मतलब हम पेयर क्यों बना रहे हैं। देखो ऐसे करके यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा। आप किसी भी ऑर्बिटल में भेज सकते हो, मैंने यहाँ भेज दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे डीजेनरेट, पी के ये लेवल सारे डीजेनरेट ही हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड बोलते हैं इनको। ये सारे डीजेनरेट ही हैं, सेम एनर्जी लेवल ही है। आप इसको यहाँ पे पहुँचा दो चाहे यहाँ पहुँचा दो पेयर करके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि लास्ट वाले में ही क्यों पहुँचाया, ठीक है, किसी में भी पहुँचा सकते हैं। पर मैंने आपको समझ आया कि मतलब मैंने इसको जंप क्यों, वैसे तो ये नॉर्मली अगर देखा जाए 2s से 2p में जंपिंग नहीं होनी चाहिए, जंपिंग नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जो हम कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं नहीं वहाँ पे पढ़ते हैं, एक जंपिंग नहीं पढ़ते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसी करके हुई बिकॉज हमने, नेचर ने अपने आप को, पायरोल ने अपने आप को बनाया है एरोमेटिक, तो हमने उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। तो जब हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे तो हमें ये, इसका मतलब हम बॉन्डिंग को जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमें 2s में जब तक वो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो न्यूक्लियस के साथ वेरी मच अट्रैक्टिव, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। इस कारण वो अपने लोन पेयर्स को कभी डोनेट नहीं कर सकता कॉन्जुगेशन में। अगर वो कॉन्जुगेशन में डोनेट नहीं कर सकता तो रिंग में फिर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आ सकता। लेकिन रिंग एरोमेटिक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2s में ना होके 2p में चले गया होगा। इसी करके हमने इसको क्या पहुंचा दिया, 2p में पहुंचा दिया। अब आपने देखा कि एक नाइट्रोजन जो है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, हर एक नाइट्रोजन जो है वो एक कार्बन से जुड़ी है, एक दूसरे कार्बन से जुड़ी है, यानी कि अल्फा कार्बन से जुड़ी है, और एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, एक हम यहाँ पे हाइड्रोजन बना सकते हैं, एक हम यहाँ पे कार्बन बना सकते हैं, और दूसरा भी हम कार्बन बना सकते हैं, यानी कि इतना इतना जो है वो हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब आपने देखा होगा इतनी हाइब्रिडेशन बन के एक नए ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाएंगे, नए और इन हाइब्रिडेशन, पता है ना हाइब्रिडेशन क्या होती है, एक नए ऑर्बिटल्स क्रिएट होना जिनकी एनर्जी सिमिलर हो जाती है, ठीक है, जिनकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब आप देखोगे यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ हमारे पास कार्बन आ गया, और यहाँ पे ये कार्बन कौन से हैं, अल्फा वाले कार्बन हैं। और ये जो ऑर्बिटल बच गया, ये ऑर्बिटल बच गया, ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। पर इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, और 1 लॉन पेयर, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक लॉन पेयर है। अब आप अगर बड़े ध्यान से देखोगे, अब ये 2p में चला गया है, अगर पी में चला गया इसका मतलब अब ये इजीली लोन पेयर क्या कर सकता है, अपने आप को डोनेट कर सकता है, लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कॉन्जुगेशन में एरोमेटिसिटी, मतलब उस कॉन्जुगेशन में जाके उस रिंग में एरोमेटिसिटी ला सकता है। तो ठीक है, तो हमने 2 तरीके की चीज़ें समझी यहाँ पे, ये चीज़ें बहुत अंडरस्टैंड करने वाली है। नाइट्रोजन का थोड़ा सा ये बिहेवियर, किस क्यों उसने अपने आप के इलेक्ट्रॉन को आगे जंप करवाया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कार्बन की भी हमें हाइब्रिडेशन पता लग चुकी है, उसके अंदर हर एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड है, और नाइट्रोजन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, कार्बन के पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके पास है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो नाइट्रोजन के पास पी ऑर्बिटल है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, उसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ स्ट्रक्चर को। देखो हमें पता है कि हर एक कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, वो एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, 2 कार्बनों से जुड़ा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन आ जाएंगे हर किसी के साथ, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन आ जाएगा। लेकिन इसके पास हर अल्फा कार्बन्स जो हैं, ये वाले अल्फा कार्बन्स, इनके पास भी हमारे पास एक पेयर बच गया है। मैं अल्फा वर्ड को रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ अंदर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे अल्फ़ा, ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन्स हैं, और ये हमारे पास क्या हैं, बीटा कार्बन्स हैं, ठीक है। अब देखो इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बच गया था, और इस वाले के साथ भी हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बच गया था। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑर्बिटल बनाना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे पास क्या बच गया था, ये ऐसे अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल।
लेकिन इन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स में हर किसी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन्स ही थे। लेकिन जो नाइट्रोजन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, थोड़ा मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपने आप को क्या कर लेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, है ना, सिग्मा बॉन्ड तो बन गए। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं, है ना, सिग्मा बॉन्ड तो हमारे पास सीधे बनते हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके ये बना देते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे पाई बॉन्ड का जनरेशन होता है हमारे पास, ऐसे करके, ऐसे करके बना लेंगे, सॉरी, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन के साथ भी क्या है, इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब सेम ये देखो, ये मॉलिक्यूल हमारे पास किस तरीके से बिहेव करता है, देखो ये मॉलिक्यूल हमारे पास होता है बिल्कुल फ्लैट, ये मॉलिक्यूल हमारे पास फ्लैट पेंटागनल, पेंटागनल, ये हमारे पास बिल्कुल फ्लैट पेंटागनल मॉलिक्यूल होता है। फ्लैट मतलब ये बिल्कुल हमारे पास प्लेन में होता है, कोई बॉन्ड इसके ऊपर नहीं होते, कोई भी एटम प्लेन से बाहर नहीं जाता है। अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन के ऊपर ऐसे लोब्स होंगी, ऐसे एक नीचे होगी, एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी, ऐसे करके हमारे पास ये पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल्स की लोब्स प्रेजेंट हैं। ऊपर भी अगर मेरे पास क्या जा रहा है, दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो नीचे भी कर सकते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स थोड़ी है कि ये ऊपर वाली लोब में ही रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज ये एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये नीचे भी हमारे पास क्या कर लेंगे, आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे करके, है ना। तो ये हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी इनकी, ये देखो। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया, अब ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास पायरोल बना है, ये इस तरीके से हमारे पास एक फ्लैट पेंटागनल मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसके ऊपर भी हमारे पास एक रिंग है, सर्कुलर रिंग, और इसके नीचे भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की रिंग है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर भी घूम रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो अनहाइब्रिडाइज्ड थे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके ऊपर भी घूम रहे हैं और इसके नीचे भी घूम रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब याद रखना, अब ये जो नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है, अब ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ऐसे करके, है ना। अब ये कॉन्जुगेशन में क्या कर सकता है, जा सकता है। और ये है इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पायरोल। ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है किसकी, पायरोल की, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर हो गई। अब सेम, ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर पायरोल की समझाई है, ऐसे ही सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर हम लोग किसकी बना सकते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ एमओ पिक्चर ऑफ फ्यूरैन। अब हम सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर फ्यूरैन की भी बना सकते हैं। देखो फ्यूरैन में भी हमारे पास क्या है, अगर आप फ्यूरैन के स्ट्रक्चर को जानते हो तो आपने देखा होगा कि फ्यूरैन में हमारे पास इस तरीके का है कुछ, है ना, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्यूरैन का। अगर आप फ्यूरैन के स्ट्रक्चर से वाकिफ़ हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम चीज़, हर एक कार्बन से जुड़ा है, इसका ये वाला अल्फ़ा कार्बन्स हैं, ये बीटा कार्बन्स हैं, ठीक है। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बिल्कुल सेम वैसी ही रहेगी जैसे हमने पिछले पायरोल के केस में देखी, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ है, ऑक्सीजन वाले केस में। अब आप देखो ऑक्सीजन की, मैं आपको ऑक्सीजन का बताता हूँ, कार्बन वाला तो सेम ही है ना, बार बार रेपिटेशन करके तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पास, वहीं ऊपर कार्बन वाला जो हाइब्रिडेशन लिखा है वही सेम हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन वाले केस में क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास 1s2 2s2 और यहाँ बन जाएगा 2p4, है ना, 8 होता है इसका नंबर, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब अगर हम देखें ये वैलेंस शेल है, अगर आप ऑक्सीजन को ग्राउंड स्टेट में लेते हो तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 2s ऑर्बिटल और ये मेरे पास क्या है एक 2p का ऑर्बिटल है, तो ये 2p ऑर्बिटल बन जाएगा, ये 2s ऑर्बिटल बन जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से, 2p में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये आपने देखा होगा कि 2p में एक पहले से ही एक पेयर बना हुआ है ना, पहले से ही एक पेयर बना हुआ है हमारे पास। अगर मैं क्या करूं, मुझे करनी है एसपी मिक्सिंग, क्या करनी है मुझे, एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग से क्या समझते हो आप, मतलब मुझे हाइब्रिडेशन करनी है, एसपी मिक्सिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन, एस को पी में मिक्स करना है।
पी कितने मिक्स करने हैं, 2 मिक्स करने हैं, बिकॉज मुझे sp2 हाइब्रिडेशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे पता है ये मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक है तो ऑब्वियसली इसमें सारे के सारे कार्बन्स की भी और ऑक्सीजन, जैसे पिछले केस में क्या था, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की sp2 हाइब्रिडेशन थी, तो यहाँ पे इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। अब अगर मैं इसको देखूँ बड़े ध्यान से, अब यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, एक S में बैठा है और एक P में बैठा है। क्या S वाले को मुझे जंप करवाने की अब ज़रूरत है? जैसे हमने नाइट्रोजन के केस में देखा था, क्या मुझे यहाँ पे जंप करवाने की ज़रूरत है? तो वो नहीं होगा जंप। अब यहाँ पे जंप क्यों नहीं होगा? बिकॉज एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वो s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। दूसरी बात, p ऑर्बिटल में पहले से ही एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा रिपल्शंस हैं, एक और आ गया तो और भी ज़्यादा रिपल्शंस हो जाएंगी। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ऑक्सीजन के साथ, और एक बात और, ये जो गैप होता है 2s और 2p का, ये भी बहुत लार्ज गैप होता है। अगर मैं आपको नाइट्रोजन के केस में देखो, नाइट्रोजन के केस में अगर मैं 2s और 2p का गैप देखूं, अगर वो इतना गैप है ना, ये मेरे पास क्या है 2p ऑर्बिटल, ये मेरे पास 2s ऑर्बिटल है इन द केस ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन सेम गैप अगर मैं ऑक्सीजन के केस में देखूं, तो ऑक्सीजन के केस में ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन के केस में। किसके बीच में? 2p और 2s के केस में ऑक्सीजन के साथ गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे हम ऑर्बिटल, जैसे आप ऐसे समझ लो कि जैसे हम पीरियोडिक, अगर पीरियोडिक टेबल में यहाँ से मतलब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब सॉरी, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पहले क्या आता है हमारे पास, कार्बन, है ना। ऐसे लिख दो कि जैसे अगर हम ऐसे बात करते हैं, ऐसे देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। ठीक है, ऐसे इससे पहले बोरॉन लिख लो, चलो बोरॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिखते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर मैं इसके अंदर 2s और 2p के गैप देखूं, सबसे स्मॉल गैप मिलेगा बोरॉन के अंदर, कार्बन के अंदर थोड़ा गैप बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन के अंदर थोड़ा और गैप बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन के अंदर तो ज़्यादा गैप होगा, फ्लोरीन के अंदर तो उससे भी ज़्यादा गैप होगा। मतलब ये 2s और 2p के गैप जो है, एनर्जी गैप जो है, वो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं, तो ये गैप बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सारा केमिकल बॉन्डिंग में हम स्टडी करते हैं। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन के केस में वैसे भी गैप बहुत ज़्यादा होता है, और गैप ज़्यादा होने की वजह से इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो है ना, ये तो एक एडिशनल नॉलेज मैंने दी। गैप ज़्यादा होने की वजह से 2s से 2p में जंप करना मुश्किल है। देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो 2s से इलेक्ट्रॉन को 2p में जंप करने से रोक रहे हैं, है ना। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, और ऊपर से गैप हो गया, ये एनर्जी गैप हो गया। ठीक है, और वैसे भी 2p में वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स पहले से पेयर फॉर्म में है, एक और हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल एटम अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इस टॉपिक से थोड़ा आगे, अब मैं देखो आगे क्या करता हूँ, हमें पता है कि अब ये नहीं होगा जब, इसका मतलब अब ये जो एस पर sp मिक्सिंग तो हमने करनी है ना। किसी भी बॉन्ड को बनने के लिए sp मिक्सिंग हम करवा रहे हैं, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन हमें चाहिए, तो इसका मतलब ये s ऑर्बिटल p के साथ मिक्स हो जाएगा। कौन से p? 2p। ये जो 2p हैं हमारे पास, जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, अगर आप देखा होगा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा है, वो भी कौन से? अल्फा कार्बन्स। तो यानी कि उनके लिए जगह है बची हुई है। देखो p ऑर्बिटल में एक वेकेंट वेकेंट ये प्लेस ये वाली है, और एक वेकेंट प्लेस ये वाली है। तो ये कर लेंगे आपस में, इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे हाइब्रिडेशन दिखानी है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ये पेयर फॉर्म में है, और ये तो है ही पेयर फॉर्म में। अब यहाँ पे भी कार्बन जुड़ सकता है, कौन सा? अल्फा वाला, और यहाँ पे भी कार्बन अल्फा वाला जुड़ सकता है। ये मेरे पास S है, ये मेरे पास P है। अगर मैं इन तीन हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व हो गया, और ये मेरे पास बन जाएंगे sp2, और sp2 बन के तो इन तीनों की एनर्जी सेम हो जाएगी, जिसके अंदर एक लोन पेयर ये बना है, और एक ये इसके साथ कार्बन जुड़ा है, और यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा है। तो ये कितने हो गए? 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए, और एक मेरे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बच गया। ये क्या है मेरे पास? अनहाइब्रिडाइज्ड। सेम स्टोरी वही है जो पायरोल में हमने सीखी, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। बस द डिफरेंस इज, नाइट्रोजन में हमने जंप करवा दिया, यहाँ हमने जंप नहीं करवाना। और सेम केस हम थायोफीन में देखेंगे, थायोफीन में भी हमने जंप नहीं करवाना है, ठीक है, क्योंकि उसके पास भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। तो थायोफीन का भी सेम केस ऐसा ही है,
ठीक है, सल्फर का केस भी हमारे पास सेम वैसा ही हमारे पास बनेगा, उसमें भी हमें जंप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थायोफीन वाला हम कर सकते हैं बड़े आसानी से, थायोफीन का फ्यूरैन के साथ ही बिल्कुल एग्जैक्टली उसका मैच कर जाएगा, उसमें कुछ नहीं। उसकी भी आप क्या कर सकते हो, थायोफीन के केस में क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के ऐसे बिल्कुल सेम चीज़ करनी है। कार्बन की तो वही रहेगी, बात आती है सल्फर की, तो सल्फर में वो जंपिंग नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है सल्फर, है ना। सल्फर जो है वो क्या है, ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, यही तो होता है हमारे पास। तो ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है हमारे पास सल्फर। तो बस डिफरेंस इज वहाँ पे 3s और 3p ऑर्बिटल हो जाएंगे, है ना। 3s और 3p ऑर्बिटल हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आगे जाके, पहले इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर देख लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इधर हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ, ये ऑक्सीजन ऐसे करके। अब हर एक के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल तो रहेगा ही, क्योंकि कार्बन की तो वही रहेगी जो मैंने पायरोड के केस में समझाई है ऊपर। हर किसी का एक एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे करके। बात आती है ऑक्सीजन के साथ। अब इस ऑक्सीजन के साथ एक हमारे पास पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है और एक एस ऑर्बिटल के अंदर। ये मेरे पास जो है ये मैंने एस ऑर्बिटल के अंदर बना दिया, ये एस ऑर्बिटल के अंदर है। और ये अंडरगो, ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइज है ना। और ये मेरे पास हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। लेकिन ये वाले जो पेयर है ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है ना, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है। तो सेम बात, ये ऊपर वाले हमारे पास ओवरलैप कर जाएंगे, पाई बॉन्ड का क्रिएशन कर देंगे, पाई बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, और सेम नीचे से भी हमारे पास ओवरलैप कर जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारे पास ये बन जाता है मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ फ्यूरेन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हमारे पास पी ऑर्बिटल वाले, जो पी ऑर्बिटल में अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो वो हमारे पास इजिली डोनेट हो जाता है रादर देन एस ऑर्बिटल से, क्योंकि एस ऑर्बिटल के लोन पेयर्स मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बहुत जल्द, क्योंकि एस ऑर्बिटल वैसे भी नज़दीक होता है ना न्यूक्लियस के, इस करके हमारे पास ऐसा होता है। पर ये ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। हाइब्रिडाइज्ड के स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गए, हाइब्रिडाइज्ड है ना, ऐसे बन गया। ओके, तो ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ फ्यूरेन। सेम फॉर थायोफीन। थायोफीन में वैसे एक्सप्लेन करने वाला तो है नहीं ज़्यादा कुछ, मैंने आपको एक्सप्लेन वैसे भी कर दिया कि थायोफीन में क्या करना है, उसके अंदर सल्फर ही है। बस द थिंग इज उसमें जो वैलेंस शेल बन जाएगी वो बन जाएगी 3s2 3p4, है ना। उसके पास बस ये है कि उसको 3s2 3p4 बन जाएगी। अब आप बोलोगे इसके पास 3d ऑर्बिटल तो है, तो क्या जंप नहीं करवा सकते हम यहाँ तक, पर ये गैप बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। 2s से 3D, है ना, 3s से 3D तक जो गैप है, 3s से 3D का जो गैप है, ये गैप बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, इतने दूर जंपिंग तो होने नहीं वाली, ठीक है। और P में वैसे ही पेयरिंग हो रखी है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, इसमें भी सेम ऑक्सीजन जैसा केस बनेगा, P में हमारे पास पेयरिंग हो रखी है। तो यहाँ पे भी जो सल्फ़र है हमारे पास, वो उसमें ऐसा नाइट्रोजन वाला बिल्कुल केस नहीं बनेगा कि एस से उठ के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसमें जैसा फ्यूरैन के ऑक्सीजन में देखा वैसा ही सेम सल्फ़र में बनाना है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और इसको खुद थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं बना रहा, ये थोड़ा सा होमवर्क के लिए समझ लेना चाहे, ठीक है। तो क्योंकि सेम ही केस है, कुछ ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो मैंने आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर्स आपको मैंने किस किस की समझा दी, पायरोल की समझा दी, थायोफीन की भी हो गई, फ्यूरैन की भी हो गई, तीनों की हो गई। थायोफीन और फ्यूरैन का लगभग सेम ही है, भाई भाई हैं दोनों। बस डिफरेंस हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सल्फर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने आपको इनके एरोमेटिसिटी कैरेक्टर भी समझा दिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल एक चीज़ समझाने वाला हूँ, बड़ी अच्छी वाली चीज़ है वो। देखो, जो नाइट्रोजन हमारे पास पायरोल में है, जो नाइट्रोजन हमारे पास पायरोल में, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है इस कॉन्सेप्ट को। जो नाइट्रोजन हमारे पास पायरोल में है, इसके लोन पेयर्स हमें पता है कि वो इन्वॉल्व हो गए अब कॉन्जुगेशन में। आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेशन में किस तरीके से इन्वॉल्व हो गए हैं, ये इस पूरी रिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर मैं इनको बेसिक कैरेक्टर की बात करूँ, बेसिक समझते हो, बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता, है ना। पर लोन पेयर खुद की रिंग में डोनेट नहीं करने को बेसिसिटी नहीं बोलते। अगर आप बोल रहे हो कि नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर डोनेट कर तो रहा है रिंग के अंदर, है ना, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर तो रहा है, तो इसका मतलब वो बेसिक ज़्यादा होगा। पर नहीं, अपनी ही मॉलिक्यूल के अंदर डोनेट करने को बेसिक एक्टर नहीं बोलते। बेसिक एक्टर का मतलब है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी एसिडिक वाले प्रोटॉन को, है ना, बेसिक
प्रोटोन बेसिक है ना, लोन पेयर जो है वो किसी इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, बाहर जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है। मुझे पहले ये बात बताओ, यहाँ पे हमें पता है, अगर हम नॉर्मल अमीन्स की बात करें, लेट अस सपोज मैंने ये नॉर्मल अमीन ले ली NH2, है ना। अब ये नॉर्मल अमीन्स है तो ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ही है और ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है। अब पायरोल को क्या करना है, आपने पायरोल को थोड़ा सा कंपेयर करना है। ये पायरोल है, इसको कंपेयर करो एक नॉर्मल अमीन के साथ। मैंने इसको नॉर्मल अमीन मान लिया, कोई भी नॉर्मल अमीन आर मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, कैसे भी अमीन है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, हमें पता है कि ये लोन पेयर्स ज़्यादा फ्री हैं। ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये वाली अमीन अपना बेसिक करेक्टर शो कर सकती है ना। बेसिक करेक्टर, बेसिक का मतलब है हमें यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है ना। हमें देखो, बेसिसिटी और बेसिसिटी बहुत कंसेप्ट्स पे है, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग भी है, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी है, लुईस करेक्टर के अकॉर्डिंग भी है। तो ये लुईस बेसिक है ना। लुईस बेसिक का मतलब होता है जिस जो हमारे पास क्या है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर सके, है ना। तो ये हमारे पास एक लुईस बेसिक की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन पायरोल के साथ करें, पायरोल के लोन पेयर्स तो बिजी हैं अपने आप को कॉन्जुगेशन में रखने के लिए। उसके लोन पेयर्स तो अपनी रिंग में ही इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो वो बाहर वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो कहाँ ही अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अगर मैं दोनों की बेसिसिटी को कंपेयर करूं, तो बेसिसिटी किसकी सबसे ज़्यादा, सबसे कम बेसिसिटी किसकी होगी, पायरोल की। और सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी अमीन की। जो नॉर्मल अमीन होते हैं हमारे पास, एलिफेटिक अमीन बोलते हैं इनको, है ना। एलिफेटिक अमीन बोल दो। अब इनकी जो बेसिसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। पायरोल की बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो समझ आ गया पायरोल की बेसिसिटी क्यों कम होती है हमारे पास, क्योंकि उसके लॉन पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं अपने ही रिंग को कॉन्जुगेटेड रखने और एरोमेटिक बनाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके, बस ये लास्ट टॉपिक हम थोड़ा सा इनके चर्चा कर लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स समझेंगे तो हमें आगे समझ में आएगा कि कहाँ किस पोजीशन पे रिएक्शन होगी, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले हम पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन आपको पता है और यहाँ पे इस तरीके से है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा, ये नाइट्रोजन के अपने इन्वॉल्व हो जाएंगे ऐसे, और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। ये इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर को डोनेट करा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड तो था ही, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेंस क्रिस्टल कैसे बनेगा, ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा। अब ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर। यहाँ पॉजिटिव तो था ही, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे हो चुकी है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे हो चुकी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब थर्ड स्ट्रक्चर हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनेगा, देखो। अब फिर से ये हमारे पास चला जाएगा यहाँ पे, जैसे ही हमारे पास अब ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ यहाँ तक रुक जाओ। ये हमारे पास तीन स्ट्रक्चर समझ आ गए कैसे बन गए हमारे पास, लोन पेयर्स किस तरीके से हमारे पास डोनेट होते हैं, ठीक है। लोन पेयर किस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे पास बेसिकली रहते हैं इसके पायरोल के, ठीक है। पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो, अगर आप बड़े ध्यान से देखो, इसकी अल्फा, इसकी ये वाली अल्फा पोजीशन पे भी एक नेगेटिव चार्ज आया है, इसकी एक बीटा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आया है, समझ गए। वैसे तो ये तीन तीन स्ट्रक्चर्स ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर आप देखोगे इसके बाद स्ट्रक्चर बनाओगे वो उसकी रेपिटेशन ही है। देखो कैसे, अगर मैं इसको दोबारा ऐसे बना दूंगा तो ये दोबारा यहाँ चला जाएगा इस तरीके से, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव ही है, फिर ये यहाँ चला जाएगा, अब ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, सॉरी। है ना।
तो ये तो रेपिटेशन ही है अल्टीमेटली। देखो चाहे आप अल्फा कार्बन इस पे नेगेटिव बना दो चाहे इस पे नेगेटिव बना दो, बात तो एक ही है ना, है तो दोनों सिमेट्रिक ही है। ठीक है, तो चाहे इधर अल्फा पे नेगेटिव आ गया इधर ये तो इसकी रेपिटेशन होगी। तो मेन स्ट्रक्चर्स तो हमारे पास पहले तीन वाले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ ना कुछ किस तरीके से क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो अब हम सेम रेजोनेटिंग, ये मैंने पायरोल के लिए बनाया, अब हम सेम क्या बना सकते हैं, फ्यूरैन के लिए भी बना सकते हैं। फ्यूरैन कैसे बनेगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास अब बन जाता है इस तरीके से। अब इसके भी लोन पेयर्स हैं, अब ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये नेगेटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर उसको हम एक्सप्लेन करता हूँ इनको। अच्छा, फिर उसके बाद अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। है ना, ऐसे बन जाएगा। अब फिर से इसका रेपिटेशन वाले स्ट्रक्चर्स ही बन जाएंगे, इसको यहाँ कर दो इसको यहाँ कर, ये हमारे पास अल्फा पे आ जाएगा दोबारा चार्ज, और जो एक बीटा बच गया है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, चलो एक बार थायोफीन का भी बना लेते हैं। थायोफीन बिल्कुल सेम, थायोफीन जैसा, थायोफीन का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा हमारे पास सल्फर। इसके भी लोन पेयर्स हैं, इसके भी लोन पेयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये, और सल्फर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये हमारे पास इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे ऐसे, और ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ जाएगा ये। ठीक है, आगे फिर से इसके रेपिटेशन वाले स्ट्रक्चर ही बन जाएंगे ये, जैसे ऊपर बने हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है, अगर आप इसको स्ट्रक्चर्स को बड़े ध्यान से देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एक ही पोजीशन पे, जैसे अल्फा पे ही आएगा बीटा पे नहीं आएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है, जो एक्सेस में इसके पास नेगेटिव क्लाउड है, मतलब एक्सेस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अल्फा पे भी जा रही है बीटा पे भी जा रही है। इसका मतलब ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, इन सारे स्ट्रक्चर्स को, ये जो रेपिटेशन वाला स्ट्रक्चर है मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये तो इसके रेपिटेशन वाले ही हैं। मेन स्ट्रक्चर्स तो हमारे ये तीन ही बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, बना सकते हैं आगे स्ट्रक्चर्स, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आगे स्ट्रक्चर्स क्यों रब कर रही है क्यों नहीं बने, बन सकते हैं आगे वाले भी बना सकते हैं। पर वो मैं ये कह रहा हूँ कि भी द्वारा नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा फिर से उस दूसरे वाले अल्फ़ा पे चला जाएगा, तो रेपिटेशन सा ही हो जाएगा। मेन चीज़ ये है कि अगर इस नाइट जानिए कि अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं इस पूरे क्लाउड पे ऐसे लिख सकता हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज है और इस नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास क्या है, एक रेजोनेटिंग का पूरा हाइब्रिड बन गया है ना। ऐसे ही इसका भी हाइब्रिड बनाते, ऐसे बनाते होते थे ना हम लोग, +2 में भी ऐसे करके आए हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। ये पूरा हमारे पास ऐसे नेगेटिव क्लाउड घूम रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही सेम हमारे पास थायोफीन में भी हो जाएगा, ये पूरा हमारे पास नेगेटिव और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। तो मेन चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली क्या है, अंडरस्टैंड करने वाली ये चीज़ है कि ये जो हमने जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए हैं आपने सब में ऑब्जर्व करा होगा कि जो नेगेटिव क्लाउड है, जो मतलब चार्ज डेंसिटी जो इन्वॉल्व हो रही है, वो जितने भी अल्फ़ा हैं, दो अल्फ़ा हैं दो ही बीटा हैं, दो कार्बन्स बीटा हैं दो कार्बन्स अल्फ़ा हैं, उन दो चारों कार्बन्स पे नेगेटिव नेगेटिव जो चार्ज है बारी बारी आ रहा है ना, बारी बारी नेगेटिव चार्ज उन सब में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारी पोजीशंस इक्वली नेगेटिव चार्ज को लेके बैठी हुई हैं एट ए टाइम। नेगेटिव चार्ज क्या पता इस वाले अल्फ़ा पे हो, क्या पता दूसरे बीटा पे चला गया हो, है ना, वो तो हमें, इसका मतलब सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं, है ना, सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं। ये मैं आपको एक्टिविटीज़ में नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटीज़ देखेंगे इनकी, किस तरीके से मैं इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा क्या होगा, वो हम सारा अपकमिंग फ्यूचर लेक्चर्स में देखने वाले हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस। तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। पर मेन चीज़ हमारे पास क्या है कि ये जो जितनी भी मैंने आपको चीज़ समझाई है, इस पर्टिकुलर चीज़ में हमारे पास अंडरस्टैंड करने वाले है कि सबसे ज़्यादा हाइब्रिड, ये जो मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है, ये हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, जो फर्स्ट वाले हैं। ये जो फर्स्ट वाले तीनों के केसेस में जो मैंने फर्स्ट नंबर दिया है ना जिसको,
ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमेशा न्यूट्रल न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है टुवर्ड्स द हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिनके पास चार्जेस आ रहे हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, पर वेरी लीस्ट कंट्रीब्यूशन रहता है उनका हमारे पास इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक छोटा सा कंपैरिजन और कर लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर मैं इनको एक ऐसी रिंग के साथ, जिस रिंग में, मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, ऐसी रिंग के साथ कंपेयर करूँ जिसके पास हीट्रो एटम नहीं है, जैसे नॉर्मली मेरे पास यहाँ पे कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन एटम है। अब या फिर आप इसको बेंजीन के साथ, चलो बेंजीन के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, बेंजीन के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं इसको। अगर आप देखोगे ये बेंजीन है, और कोई भी ले लो इधर हमारे पास, चाहे थायोफीन ले लो, चाहे पायरोल ले लो, या फिर किसी के साथ भी कंपेयर कर लो, सब किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पायरोल लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, देखो आपको पता है कि पायरोल में लोन पेयर जब डोनेट हो रहे थे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ना, इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। लेकिन इस रिंग में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ये जो रिंग है इसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है इस बेंजीन रिंग का, अगर आपको याद हो तो। बस इसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक अगर मैंने ऐसे बनाया तो दूसरी बार मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग रहते हैं इस बेंजीन रिंग में। लेकिन आपने देखा यहाँ पे कोई एक्सेस चार्ज नहीं है, किसी पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज अपीयर नहीं हुआ है ना। मतलब अगर मैं दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब समझ आता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है किसके पास एक्सेस, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, नेगेटिव। जैसे यहाँ पे देखो पायरोल में जैसे ही नाइट्रोजन लोन पेयर दिया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। इसका मतलब ओवरऑल देखो, अगर आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स भी देखोगे, जो मैंने ऊपर हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज लिखा है। लेकिन रिंग में ऐसा, इस बेंजीन रिंग में ऐसा नेगेटिव चार्ज आप कभी नहीं लिखते। इसको आप हमेशा कैसे बनाते हो, इसको हम हमेशा ऐसे बना देते हैं, हम बीच में नेगेटिव नहीं डालते। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपस में घूम रहे हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड पाई और पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। इसमें भी सेम वैसा ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है बेंजीन में भी, ठीक है। तो वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, मतलब जो जैसे यहाँ पे तो डोनेशन हो रही है और ये वैसे तो घूम रहा था, लेकिन यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज अपीयर हो। यानी कि अगर मैं दोनों की न्यूक्लियोफाइल कंपेयर करूँ, दोनों में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है, जिसके साथ जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, वो है पायरोल, है ना। तो पायरोल जो होगा वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा देन बेंजीन से। अगर कभी रिएक्शंस होनी हुई किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की, मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो पायरोल अगर के साथ रिएक्शन देख रहे हो या बेंजीन के साथ देख रहे हो, तो पायरोल के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, बिकॉज पायरोल के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है। पर बेंजीन के पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, वो रिंग में ही अपने आपस में घूम रही है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज कुछ कहीं भी अपीयर नहीं हुआ। किस केस में, बेंजीन के केस में। तो हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करा, देखो आज के लेक्चर में हमने आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डिस्कस करी, इनके एरोमेटिक बिहेवियर देखा, कौन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, इनके ऑर्बिटल पिक्चर्स। थायोफीन का मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया है, बिल्कुल सेम फ्यूरैन जैसा ही बनेगा। और इनके बेसिक करैक्टर भी हमने देखा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे और कुछ कंपैरिजन देखा। कौन सब ये कंपैरिजन हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते होते हैं, तो मैंने आपको साथ में बता दिया कि नॉलेज के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पर्टिकुलर पायरोल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पायरोल से स्टार्ट करेंगे और पायरोल के सारी की रिएक्शंस देखेंगे, कि पायरोल की प्रेपरेशन रिएक्शन भी देखेंगे और इसकी केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे। ऐसे ही सेम फ्यूरैन की भी होगी और थायोफीन की भी होगी। सो हर एक लेक्चर में हम पायरोल ही कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूरैन कवर करेंगे, उसके बाद हम थायोफीन कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।